myself Jagriti. Welcome and welcome back to my channel JD's Classes. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक न्यूक्लियस का, जो कि है क्रोमोसोम। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और उसका कुछ पार्ट्स उसके बच गए थे, जो कि मेजर है क्रोमोसोम। हम सबको पता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो मेजर कंटेंट है न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियस को मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और बचता है क्रोमोसोम, जो आज हम डिस्कस करेंगे। और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है उस वीडियो में बच गया था, तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स और हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टर्म जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है डाइप्लॉइडी का, और न्यूक्लियस लैकिंग कुछ सेल्स होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है या मेरी कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है, थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल JD's Classes एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्लास 9 की एक सीरीज़ है जो मैंने ये स्टार्ट की हुई है। ये सीरीज़ जो है चैप्टर 1 सेल से स्टार्ट हो रही है और इसके 5 to 6 वीडियोज़ जो है अब तक बन चुके हैं। और ये जो है उसी की एक सीरीज़ में एक नेक्स्ट वीडियो है। एक एक करके जो है एक टॉपिक्स जो हैं क्लास 9 के वो डिस्कस होने वाले हैं लाइन बाय लाइन जो है, और कोई भी टॉपिक लेफ्ट ओवर नहीं होगा, चाहे वो छोटा टॉपिक हो। तो प्लीज़ आप जो है कोशिश करें कि सारी जो वीडियोस हैं उनको सीरीज़ में देखें और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इससे। मेरी 100% जो है वो गारंटी है कि आपको इस वीडियो से या मेरी किसी भी वीडियो से किसी भी एग्ज़ाम में, मेनली तो हम बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स की ही बात करेंगे, पर अगर कोई हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स या कोई भी जो है हमारे व्यूवर्स जो हैं वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये इंश्योर हो जाए वो कि उनको इन वीडियोस से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो ज़रूर मिलने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे हैं, जो हमारे क्लास 10th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th एंड 11th को इग्नोर नहीं कर रही मैं, उसी सीक्वेंस में है क्योंकि ये बेसिक है। क्लास 9th के बच्चे जो अपना बेस बनाते हैं तो उनको जो है वो ज़्यादा इससे प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में जो है अपना रोल जो बहुत प्ले करते हैं। वो बेसिक क्वेश्चंस की तरह मल्टीपल चॉइस में MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, या किसी भी डिटेल वाले क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स की तरह इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स और ऐसे वर्ड्स और ऐसे जो जितने भी टर्म्स हैं उनको मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि सिंपल से सिंपल तरीके से इसको हम समझाएं, क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 9 to 12 वाले, ये अभी जस्ट जो है क्लास 8 और स्कूल स्टडीज़ जो हम कहते हैं उससे ये थोड़ी से बोर्ड के लिए तैयार होते हैं। तो इनको हम एक साथ अगर हम इनको हायर लेवल की तरह से अगर इनको हम समझाने लगें तो हो सकता है इनकी समझ में ना आए, आपकी समझ में ना आए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ी सी क्लास 8 के अबव थोड़ा सा हम हार जाएं, बट उतना हार लेवल ना रहे कि जितना जो है बच्चों को समझ में ना आए और बच्चे आसानी से उसको ऐसा समझें कि मतलब लगे उनको कि हम 6 to 8 वाली स्टडीज़ के ही हिसाब से चल रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप क्लास 9 to 12 के बच्चे हैं तो, और अगर आप हायर स्टडीज़ के हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ये जो बेसिक्स है वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बायोलॉजी है 9 to 12 की, इसको मैं कवर करूँ उसके सारे बेसिक्स को। पर मेरा जो है मोटो ये है कि 9 to 12 जो है उसके मैं साइंस सब्जेक्ट्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स को कोशिश कर रही हूँ कि 1 by 1 जो है उस पर ध्यान दूँ। बट जो मेजर है वो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो है वो मैं ज़रूर कवर करने वाली हूँ। और जो सीरीज़ है वो 1 by 1 स्टार्ट हो चुकी है, क्लास 11 की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, ये 9 की है। कुछ दिन में 10th एंड 12th की भी सीरीज़ जो है वो आने वाली है। तो एक के बाद एक जो वीडियोज़ हैं इनको सीक्वेंस में देखें और कोशिश करें आसानी से समझने की। हाँ, डायग्राम मैं बहुत यूज़ करती हूँ, डायग्राम्स, और बुकिश लैंग्वेज थोड़ी कम रहती है, बुक की लैंग्वेज थोड़ी कम रहती है, और बुकिश जो डायग्राम्स होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। उसको और सिंपल तरीके से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपके सेल्फ जो डायग्राम्स हैं वो भी आपको बनाने चाहिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्रोमोसोम। ये क्लास 9 के लिए है, क्लास 9 के लेवल के लिए ही है, और ये जो है हायर लेवल्स के लिए नहीं है। बट जो बच्चे 10th में 11th में 12th में भी हैं या उससे भी हायर हैं, अगर वो क्रोमोसोम के बारे में नहीं जानते हैं तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि 8th में हम जानते हैं क्रोमोसोम के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है किसी भी बुक्स में। तो ये जो है 9th से ही क्रोमोसोम ज़्यादा स्टार्ट होता है, तो क्रोमोसोम के बारे में हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, एक एक करके जो सीरीज़ आएंगी उन सीरीज़ में जैसे जैसे ये टॉपिक्स और आते जाएंगे तो उसको मैं ब्रॉड करते जाऊँगी, और कंबाइन करके 9 to 12 अलग से फिर वीडियोज़ को हम बनाएंगे, जिसमें आपको अलग टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज नहीं, वहाँ टॉपिक वाइज मिलेंगे।
इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद हर एक चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस के सेशंस लूँगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस से रिलेटेड जो होता है वो पूछे जाते हैं, तो उनके भी 1-2 वीडियोज़ जो है वो आएंगे। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ, और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कार्ड के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियस का कंपोनेंट, उसमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में डिस्कशन हुई थी। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया था कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, बट सेल डिवीज़न के टाइम, सेल डिवीज़न अभी आपको थोड़ा सा जो है वो नहीं समझ में आएगा सेल डिवीज़न क्या है, क्योंकि अभी आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में, बट आगे के टॉपिक्स में ये आने वाला है सेल डिवीज़न। जो ये सेल हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के 2 से 4 जो सेल्स बनते हैं, उनके 2 मेथड्स होते हैं। सेल डिवीज़न 2 तरीके से होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ वो शुरू कर देंगे तो वो खुद एक चैप्टर की तरह है, एक चैप्टर की जितना बड़ा टॉपिक है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इतना भी हम जान लें कि सेल डिवीज़न जो है, डिवीज़न ऑफ सेल, डिवाइड होकर के 2 से 4 जो सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस के समय पर हम जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं उनको क्रोमोसोम की तरह देख सकते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या है, हम कहेंगे क्रोमैटिन थ्रेड जो है उसको क्रोमोसोम की तरह कैसे देख सकते हैं। तो क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वो कंडेंस होकर के, मीन्स बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर वो होता है, वो हम उसको नहीं विजिबल देख सकते हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंडर पे, बट सेल डिवीज़न के टाइम पर वो क्या होगा, कंडेंस होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और उसको हम देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। वो विजिबल है हमारे नेकेड आइज से, सॉरी नेकेड आइज में माइक्रोस्कोपल जो आई हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप से, वो हम उसके तहत उसको देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आज हम यहाँ बताएंगे, कैसा स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे क्रोमोसोम 4 टाइप्स के होते हैं, वो अभी उतना डीप में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, अभी हम बेसिक जान रहे हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम केवल वो समझेंगे। अगर आपको चाहिए होगा आगे और डिटेल में जो है, तो हम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्रोमोसोम को डिटेल में जानना है, तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ क्रोमोसोम के लिए। उसमें हम उसके पूरे टाइप्स हैं और भी जितने भी उसके रीजन्स होते हैं वो डिटेल में हम वहाँ डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अभी हम बेसिक जानते हैं क्या होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कंडेंस होकर के फॉर्म कर लेता है एक स्ट्रक्चर, उसको हम यहाँ भी देखते हैं। इसमें 2 पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक सेंटर है राउंडेड स्ट्रक्चर, और 2 जो है पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स की तरह से, यहाँ पर फ्लोरेट्स की तरह से, सनफ्लावर में जो फ्लोरेट्स होते हैं उसकी तरह से आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 2। ये इन दोनों को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, या क्रोमोसोमल आर्म जो टर्म है वो यूज करते हैं। क्रोमैटिड और क्रोमोसोमल आर्म, ये 2 उसके आर्म हैं, ये कुछ और नहीं है, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें उस वीडियो में मैंने बताया था कि डीएनए और प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन्स और एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन बेसिक होता है, तो हिस्टोन और एसिडिक प्रोटीन जो होते हैं वो मिला करके क्रोमैटिन थ्रेड बनता है डीएनए के साथ। ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, इनको मिला करके क्रोमैटिन थ्रेड बनता है। तो अगर वो कंडेंस हो रहा है तो यानी इनका भी जो कंपोनेंट्स हैं वो वही होंगे, डीएनए एंड प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स। तो उनसे ये मिल करके बना होता है। एक सेंटर में राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्टिंक्ट रीजन है जीन का, ये जेनेटिक मटेरियल का एक डिस्टिंक्ट रीजन है जो एक तरह से बेस की तरह जो है वर्क करता है यहाँ पे स्ट्रक्चर को पूरे होल्ड करने के लिए, दोनों आर्म्स को होल्ड करने के लिए। पर ये कुछ है नहीं, ये कंस्ट्रक्शन है, मीन्स यहाँ पर ढेर सारे जो डीएनए है वो जीन के फॉर्म में एग्रीगेट होकर के और यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर जो है बना लिया, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन आप समझ रहे होंगे, इस तरह का जो पिंच है, पिंच कर लेना मतलब अलग कर लेना, उसी तरह का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। प्राइमरी यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि यही इकलौता होता है जो सबसे पहले बना होता है, ये बेसिक है,
इसके अलावा और ढेर सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंस्ट्रक्शन। एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जो एकदम पोल पे प्रेजेंट होता है, एकदम यहाँ पर आकर के वो प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम टीलोमियर कहते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं? टीलोमियर। टीलोमियर जो टर्म है वो एकदम टर्मिनल जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए यूज होता है। अदरवाइज इन दोनों को छोड़ करके बीच में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। बट इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये टर्म आया तो मैंने बता दिया कि इसके अलावा भी और ढेर सारे कंस्ट्रक्शंस यानी एग्रीगेशन जो है वो डीएनए का होता है क्रोमोसोम के अंदर। अब यहाँ पे क्रोमैटिड्स है। अब यहाँ पे ये क्या बना दिया, 1 से 2, 2 से ये इस तरह से हो गए। ये क्या है? सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे जैसा कि बताया कि सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 सेल बन रहे हैं। तो अगर 1 सेल से 2 सेल बन रहा है तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस भी बनेगा। अगर 1 से 2 न्यूक्लियस बन रहा है तो यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी डिवाइड करेंगे, वो भी 2 हिस्से में बटेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टार्टिंग हो रही है, क्रोमोसोम का डिवीजन जो है वो शुरू हो रहा है। तो इसी एक क्रोमोसोम में डिवीजन शुरू होता है और ये 2 इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पैरेंट क्रोमोसोम से निकला है, 2 स्ट्रक्चर्स लिए हम उसको सिस्टर क्रोमैटिड टर्म जो है वो यूज करते हैं। और ये 2 और ये 2। और फिर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये बीच से यानी कि आर्म्स के डिवीजन के बाद जो बीच का सेंट्रोमियर पार्ट है यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी डिवाइड हो जाता है और 2 अलग अलग इस टाइप के क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं। यानी कि अब ये वाला क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, एक न्यूक्लियस में, और ये वाला क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियस के साथ दूसरे सेल में चला जाएगा। यानी 2 अलग अलग जब सेल्स बनेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे तो वहां पर ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होकर के चले जाएंगे। बट यहाँ पर पूरा जो इनका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज रहने वाला है। यानी डुप्लीकेट कॉपीज अगर हम कहें तो डुप्लीकेट कॉपी ये इसके 2 बन जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये टर्म्स क्या हैं, ये किससे रिलेटेड है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है और फंक्शन न्यूक्लियस का क्या है। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक बैग हो, उस बैग में ढेर सारे जो है सॉक्स मीन्स पता होगा मोजे, सॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको उनमें से वो मिसमैच हैं और ऐसे ही टैंगल करके मतलब मिला करके और रखे हुए हैं। अब उसमें से आपको क्या करना है, एक पेयर जो है वो पहनना है। आप क्या करेंगे, निकालेंगे सारे सॉक्सेस को निकाल करके और जो है बाहर इस तरह से रख करके और फिर उनको मैच करेंगे, या बहुत अगर एक्सपर्ट होंगे मैच करने में तो क्या करेंगे, आप एक निकालेंगे और जल्दी उसमें से ढूंढ करके जो है दूसरा पेयर भी दूसरा पार्ट जो है उसका वो भी निकाल लेंगे। वो दोनों आप यूज़ कर लेंगे, दोनों जो है आप उसको पहन लेंगे। जस्ट लाइक हमारी बॉडी में क्या है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई क्रोमोसोम सपोज ए है तो उसका जो है डुप्लीकेट कॉपी ए भी उसके साथ होगा, ठीक है। वो सिंगल नहीं होने वाला, जब भी होगा तो वो पेयर में ही प्रेजेंट होगा किसी भी सेल के अंदर। तो अब ये पेयर में जब प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए एक टर्म यूज होता है डिप्लॉइड, ठीक है। प्लॉइड का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लॉइड मीन्स है नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेट ऑफ क्रोमोसोम कहें अगर हम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर 2 है तो डाई लगाएंगे, डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड हम नॉर्मली इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। और अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैप्लॉइड। प्लॉइड मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम और HA हैप्लॉइड मीन्स सिंगल के लिए यूज होगा। ये समझ में आया, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो सब सॉक्स की तरह ही जो क्रोमोसोम है वो भी एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं सेम टाइप के, ठीक है। तो उनको हम डिप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट
या डिप्लॉयड टर्म यूज करते हैं, या जिस सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको डिप्लॉयड सेल कहते हैं, और जिसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हैप्लॉयड सेल्स बोलते हैं। जनरली जो है हम हैप्लॉयड को n से, ठीक है, और डिप्लॉयड को 2n से जो है, n मीन्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 2 सेट प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 सेट प्रेजेंट है। सेट का मतलब सिर्फ सिंगल, यानी कि अगर 14 क्रोमोसोम्स हैं तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 14 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो अगर 14 क्रोमोसोम्स सबके सब सिंगल यानी 14 1 2 3 4 5, ये क्या क्रोमोसोम का नंबरिंग की तरह हम समझा रहे हैं कि ये नंबरिंग अगर है क्रोमोसोम, नंबर 1 क्रोमोसोम, नंबर 2 क्रोमोसोम, नंबर 3, इस तरह से अगर है 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 क्रोमोसोम्स हैं और सब अलग अलग है। कोई भी सेट जो है, कोई भी क्रोमोसोम जो है वो पेयर में नहीं है। तो इस तरह के जो सेट हैं उनको हम हैप्लॉयड बोलेंगे। अगर इसका एक पेयर भी प्रेजेंट है, मीन्स 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है, इस तरह से 14 डैश तक जो है वो प्रेजेंट है, यानी एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो 2 सेट अगर प्रेजेंट है यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाने वाला है, दोनों को मिला करके 28 2n, ठीक है। तो ये 28 जो है वो डिप्लॉयड में, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये डिप्लॉयड का एग्जाम्पल। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 14 है ये n इज इक्वल्स टू 14, तो ये क्या हो जाएगा, 2n का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 14 मीन्स 28, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो कि सपोज द ऑर्गेनिज्म हैव 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in its diploid cell, then how many number of chromosomes will be present in its haploid cell, या in its gametes कह सकते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल्स फॉर्म होती हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, जो फ्यूजन करके मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं, जो फ्यूजन करके और है जाइगोट बनाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो गैमेट्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं, सिंगल सेट होते हैं, क्योंकि एक सेट जो है वो फीमेल बॉडी से आ रहा है और दूसरा सेट मेल बॉडी से आ रहा है, दोनों फ्यूज कर करके और नया जो है वो सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, तो वो डिप्लॉयड होगा। अगर 1 से 2 आ जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा तो ट्रिप्लॉयड 3 हो जाएंगे। वहाँ पर थोड़ी सी जो है एबनॉर्मल जो है वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है डिप्लॉयड। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दिया, अगर आपके ध्यान से समझा होगा तो। सिग्निफिकेंस इनका यही है कि अगर किसी बॉडी में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, किसी बॉडी में, एडल्ट बॉडी में, एडल्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सेल डिवीजन जैसा कि मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, एक माइटोसिस दूसरा मियोसिस। एक माइटोसिस जो होता है वो सिंपल कॉपीज बनाता है और एक मियोसिस होता है जो क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यानी एक सेल को हाफ कर देता है, आधा कर देता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉयड है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बनता है वो हमेशा डिप्लॉयड ही बनता है, तो अगर वो डिप्लॉयड बन करके और फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन होने लगा और उसकी बॉडी बनने लगी, तो वो क्या होगा, कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि जो पेरेंट है वो तो हैप्लॉयड था, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम था उसके पास, बट जो जाइगोट बना वो एक सिंगल सेट कहाँ से आया, मेल से आया, एक सिंगल सेट फीमेल से आया, दोनों ने फ्यूज किया और जाइगोट बना। अब अगर माइटोसिस डिवीजन यानी कॉपीज बनने लगे और बॉडी बनने जाए उस एडल्ट की, जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो कुछ और बन जाएगा, क्योंकि वो डिप्लॉयड हो जाएगा, 2 सेट उसके पास क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ये जो है वो उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है सिग्निफिकेंस हम समझ सकते हैं कि इनका कितना रोल है जो है बॉडी फॉर्मेशन में, या फिर हम कहें तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में, ठीक है। तो ये हम समझ जाएंगे यहाँ से सिग्निफिकेंस हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड का। ऐसे भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस लैकिंग सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, ठीक है।
आरबीसी सेल्स जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि वो विदाउट न्यूक्लियस वो सेल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए उसके पास स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा बचती है, तभी वो ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क कर पाता है। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 का पेयर होता है। इनमें भी जो है वो कैटेगरी अलग अलग हो चुकी है, मतलब है एक कुछ ऑटोसोम्स होते हैं और कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जो क्रोमोसोम्स वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो बॉडी के नॉर्मल बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी कैटेगराइजेशन है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर्स जो है, 22 जोड़े यानी 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर यानी 23rd जो पेयर होता है, 1 पेयर यानी 2 नंबर जो क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो रोल अपना प्ले करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, वो ओवम एंड स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओवम फीमेल सेक्स जो सेल्स होती हैं और मेल सेक्स सेल्स जो होती हैं स्पर्म उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है ये समझाने की मुझे लगता है ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट और इस वीडियो में जो है वो समझ में आपको आ गया होगा कि जो न्यूक्लियस है उसका मेन क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है। तो आपको समझ में आया ही होगा, अगर आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। एज अ ब्रेन, बॉडी का जो ब्रेन होता है ह्यूमन बॉडी का, उसी की तरह से हर एक सेल में एक ब्रेन है, प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सारे जो है मेटाबॉलिज्म सेल के, या फिर जो मैकेनिज्म कहें हम, किसी भी रिएक्शन जो सेल में होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल्स ऑल द मैकेनिज्म एंड ऑल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। दूसरी चीज़ है, ये कंट्रोल करता है सेल साइकिल को। जो अभी बताया सेल डिवीज़न है, वो एक सेल साइकिल जो है वो चलती रहती है सेल के अंदर, तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि ये ब्रेन है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। और थर्ड है ट्रांसफरिंग का काम है इसका। जनरेशन टू जनरेशन जो है इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ही के अंदर ही डीएनए और जो है प्रेजेंट होता है। डीएनए या जिसको जनरली बोलते हैं जीन प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफ़र करने का काम करेगा न्यूक्लियस। उसको ट्रांसफ़र करता है जनरेशन टू जनरेशन, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। तो ये इसके 3 जो है वो मेन फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के। दैट्स ऑल अबाउट जो है क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस। 2 वीडियो में ये कवर हो पाया है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, न्यूक्लियस को थोड़ा सा जो है डिटेल में समझाना था। तो लास्ट वीडियो और इस वीडियो को आप जरूर चेक करेंगे, तभी आपको जो है वो एक सीक्वेंस में समझ में आएगा। और इसमें कुछ टर्म्स ऐसे यूज हुए हैं जिनको समझने के लिए, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में ही जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए आपको जो है मेरी जो फर्दर जो लास्ट वीडियोस हैं उनको आप चेकआउट ज़रूर करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।